प्रिय दर्शक साथियों नमस्कार। साहित्य जगत कार्यक्रम में मैं प्रभात मिश्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि साहित्य में बहुत सारी विधाएं हैं जिस पे बहुत सारे रचनाएं जो हैं रची गई हैं और बहुत नित नूतन अनुसंधान भी हो रहे हैं और उसमें जो भी कृतियां लिखी जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, उसका एक व्यापक पाठक वर्ग भी है। हम आज जिस विधा की बात करने जा रहे हैं वो आपके अंदर एक उत्सुकता, एक गुदगुदाहट और एक विनोद, एक हास्य और एक ऐसी बात भी आपके अंदर पैदा करेगा जिससे आप शायद हो सकता है कि बहुत इत्तेफाक भी रखें, उसे महसूस भी करें और ये भी आपके कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में ये बात आएगी कि इस विधा से हम समाज के एक संरचनागत स्वरूप में यदि कोई विसंगति यदि हम देखते हैं तो उसको ठीक ढंग से कहना चाहिए सुधारने का काम या उसे संरचना में लाने का काम ये विधा बहुत अच्छे से करती है। और वो विधा क्या है? वो विधा व्यंग्य है। विश्व साहित्य की हम बात करें तो मैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम लेना चाहूँगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कभी कहा था कि जो उपहास है उसको यदि हम सीधे सीधे ना कहकर यदि हम व्यंग्य की शैली में यदि हम उसे अभिव्यक्त करें तो वो पाठक को भी अपील करती है और हम जिस व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं उसमें भी एक रचनात्मक जो उसका प्रभाव है वो दिखाई देता है। तो साथियों, आज हम इस व्यंग्य की विधा पर और हिंदी साहित्य में व्यंग्य की जो सार्थकता है, उसका जो स्वरूप है, उसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए हम अपने दो मेहमान जो है लेके आए हैं और वो मेहमान जिनसे आपका भी परिचय मैं करवाने जा रहा हूं। मेरे दाहिनी ओर बैठे हैं संजीव सिंघल जी, आपका स्वागत है सिंघल साहब स्टूडियो में, और डॉक्टर शंकर मुनि राय जी जो दिग्विजय कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष भी हैं। आपका भी स्वागत है डॉक्टर साहब। मैं सर्वप्रथम चर्चा की जो शुरुआत है सिंघल साहब आपसे करना चाहूँगा। जैसा कि हम व्यंग्य को लेकर के हम जब बात करते हैं तो हिंदी साहित्य तो काफ़ी समृद्ध रहा है जी। परसाई के नाम की हम बात तो करते ही हैं, हरिशंकर परसाई याद आते हैं, श्रीलाल शुक्ल याद आते हैं, शरद जोशी याद आते हैं, है ना। तो ये एक लंबी श्रृंखला है हमारे यहाँ और इस पे व्यापक लेखन भी हुआ है जी, है ना। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप व्यंग्य की जब शुरुआत कर रहे थे, व्यंग्य लिखने की शुरुआत कर रहे थे, तो एकाएक क्या कुछ आपको महसूस हुआ? क्या महसूस हुआ आपको? हाँ, दरअसल क्या है कि हमारे आसपास के माहौल में व्यंग्य बिखरे पड़े हैं जी जी। तो कहीं भी हम देखेंगे, जरा गहराई से देखेंगे तो कहानियाँ मिल जाएंगी और कहानियों में क्या है कि उनको कहने का तरीका व्यंग्यात्मक हो सकता है या कई जगह ऐसा कि व्यंग्य के माध्यम से हम ऐसी बात बोल सकते हैं जो साधारण रूप से कहना थोड़ा मुश्किल होता है। सामने वाले को गुदगुदाती भी है और उसको कुछ महसूस भी कराती है। तो इन्हीं भावनाओं से मैंने व्यंग्य के लेखन की शुरुआत की। जी जी। आपकी कोई प्रथम रचना जिसका आज भी आपको भान हो कि उस रचना में मैंने अपना प्रथम लेखनी जो है आपने चलाई थी उस पर? जी, मैंने लिखा था महिमा अखबारी विज्ञापनों की। अच्छा, महिमा अखबारी विज्ञापनों। जी 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 जी। उसमें क्या था, विषय क्या था? विषय वस्तु उसमें ये थी कि जितने विज्ञापन हम रोजाना देखते हैं अखबारों में वो बड़े चित्र विचित्र प्रकार के होते हैं जी जी। और कई तो सही गलत भी होते हैं, भ्रमित करने वाले भी होते हैं, कई मार्गदर्शक भी होते हैं जी जी जी। क्योंकि विज्ञापन प्राप्त करके उनको पहुंचाने का उद्देश्य व्यावसायिक ज़्यादा होता है। जी 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 जी। तो देख के बड़ी कोफ्त भी होती है, अरे भाई ये क्या छपा है विज्ञापन, तो उस लिए उस पर आपने अपनी हाँ, लेखनी चलाई जी थी। जी जी, उस पे लिखा मैंने। डॉक्टर साहब, आपसे जब हम बात करने जा रहे हैं तो चूँकि आप हिंदी के विभागाध्यक्ष भी हैं और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि साहित्य के तीखे औजार के रूप में, है ना, व्यंग्य को देखा जाता है। जब हम तीखे औजार की बात करते हैं साहित्य में व्यंग्य को लेकर के, आपका क्या है नज़रिया इस पर? देखिए, जैसे कि आपने शुरुआत की कि व्यंग्य जो है एक हर जगह व्याप्त है। जी जी। वस्तुतः साहित्यकार के लिए व्यंग्य एक दृष्टि है। समाज हो का कोई भी पहलू हो उसमें
वह उसी नज़रिए से उसको देखता है। जी। और जो व्यंग जो सिर्फ व्यंग की बात करें तो व्यंग जो है हम क्यों उत्पन्न होता है, इसके पीछे एक कारण है कि व्यक्ति जब व्यवस्था है, समाज है, परिस्थितियां हैं, जब हमारे अनुकूल नहीं रहती हैं तो हमारे अंदर एक आक्रोश पैदा होता है। तो व्यंग की उत्पत्ति इसी तरह से होती है, इसी आधार पर होती है। जी। हम जैसा चाहते हैं व्यवस्था को या किसी भी चीज़ को, अगर वो उस तरह की नहीं है तो उसके लिए दो विकल्प हैं। एक तो ये है कि व्यक्ति जैसा है उसी के साथ अपने को स्वीकार कर ले। दूसरा है कि आदमी उसमें सुधार की गुंजाइश जी का प्रयास करता है। जी। एक साहित्यकार इसके लिए लेखनी चलाता है। और भी तरीके हैं, लेकिन साहित्यकार जो है चूंकि लड़ नहीं सकता है, प्रत्यक्ष रूप से लड़ नहीं सकता है, तो वह उसका हथियार जो है कलम है। आपने यहीं से बात शुरू की थी कि ये हथियार की तरह है। तो व्यंग्यकार के लिए जो व्यंग है वो एक हथियार है, लेकिन वो ऐसा हथियार है जो मारता है तो श्रोता बार बार उसे महसूस करता है, और ऐसी मार कि वो मना नहीं करता है, यानी कहता है कि एक बार और मारो। जी जी, मतलब उसकी पुनरावृत्ति की प्रहार ऐसी होनी चाहिए। और ये जब बात आती है तब वो एक शैली के रूप में आती है। जी, व्यंग्य शैली के रूप, व्यंग्य शैली हो जाती है। जी जी। तो इस रूप में व्यंग्य एक प्रहार तो है ही, हथियार है ही, एक विधा भी है। आपने यहाँ से बात शुरू की थी। जी जी। स्वतंत्र विधा भी है और वह शैली भी है। शैली भी है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने व्यंग्य को कहना चाहिए उसकी व्याख्या की। सिंघल साहब, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी शैली की बात की, जी जी, है ना, और शैली को लेकर के जब हम बात करते हैं तो शैली तो वही है जो लोक स्पर्शी हो, है ना, जो लोगों को स्पर्श करे और लोगों को अपील करे। जी। आप जब लेखन धर्म का निर्वाह कर रहे हैं व्यंग्य में, तो आपने क्या पाया, क्या सरोकार देखते हैं आप? हाँ, देखिए, भाषा ऐसी चुटीली होना चाहिए और जनमानस से जुड़ी हुई होना चाहिए। जी जी। उसमें मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियों का समावेश होना चाहिए कि पढ़ने वाला आनंद से मुस्कुरा दे, हंस दे और अट्टहास भी करे कई बार तो, कि अरे क्या बात कही है, और उसके बाद में कहीं कुछ सोचने पर भी विवश नहीं हुई बात तो सही है। तो इसी तरह से जनता की भाषा, जनमानस की भाषा को ही अपनाना बेहतर रहता है, लेकिन उसमें साहित्यिकता का पूरा पुट हो। जी। संदर्भ क्या है, कौन सा संदर्भ है जो आप अभी याद करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए जब आप व्यंग्य की ये बात कर रहे हैं? तो संदर्भ में तो देखिए, मैं एक बहुत ही महान कवि हमारे श्री तुलसीदास जी का उदाहरण देना चाहूँगा। उन्होंने अवधि में लिखा, कितना ऊंचा साहित्य लिखा है, और एक एक पंक्ति उनकी अमर हो गई है। उसमें जो म्यूज़िक है, जो संगीत है, जो रस है, बिल्कुल वो तो हमेशा के लिए हमारी धरोहर हो गई है। तो उसी तरह से हम ऐसा कुछ लिखें कि जनमानस उसको ग्रहण कर सके, जनमानस ग्रहण कर सके। वो कोई सी विधा हो, भले ही व्यंग हो, जी जी जी, कविता हो, कहानी हो, नाटक हो, कोई सी भी विधा हो। व्यंग्य का भविष्य जब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, अभी सिंघल साहब ने भी बताया कि उसका जो है जनमानस पे उसका इम्पैक्ट आना चाहिए, उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। आप जब अपनी लेखनी चला रहे थे तो मैं पढ़ रहा था आपके व्यंग्य को, है ना, सिंघल साहब के भी एक दो अभी पुट को मैंने पढ़ा व्यंग्य के। आपके जो कैरेक्टर हैं, जो आप गढ़ते हैं चरित्र व्यंग्य में, वो किस प्रकार के हैं? देखिए, चरित्र गढ़ने की बात आती है, हम जैसे कहें कि पहले से आदमी कुछ सोच करके नहीं चलता है, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ ऐसे बिंब पहल होते हैं जो कहीं ना कहीं वो बहुत प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसे चरित्र हैं, बचपन में देखा हुआ कोई चरित्र है, तो वो अपने को इस तरह से प्रभावित किए रहता है कि जब कोई साहित्य की रचना शुरू करते हैं तो बार बार आता है, तो हम उसको वहाँ पर सेट कर देते हैं। कोई याद आ रहा हो अभी आपको? ऐसे बहुत सारे, जैसे ग्राम सुधार के एक हमारे जो है व्यंग्य है, उसमें तो हमारे गांव के जो पड़ोस में एक मुखिया जी का परिवार रहता था, तो मुखिया जी के परिवार का जो उनकी जो व्यवस्था थी मैं देखता था,
तो जब भी हमारे यहाँ पंचायत का चुनाव अगर होता है तो मुखिया जी का परिवार हमारे सामने आ जाता है। किस प्रकार से वो अपने लोगों से बातचीत किया करते थे, जी जी, कैसे और लोगों से बात मतलब दृश्य बदल जाता था। हाँ, उसी तरह से अगर जैसे मान लीजिए किसी नौकर चाकर की बात करनी है, सर्वेंट की बात करनी है, तो छात्रावास में जब हम लोग रहते थे तो कुछ ऐसे हमारे जो वहाँ के जो रसोइया है उस पर उसको मैंने यहाँ पर लाया। जो घंटी बजाने वाला जो व्यक्ति लड़का था, बहुत ही मजा किया, बहुत ही तो उसको मैंने यहाँ पर लाया। अच्छा। गांव में भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो तरह तरह की चीज़ें करते हैं। तो जब हम ग्रामीण परिवेश के किसी विषय पर लिखने के लिए जाते हैं तो उनका जो है बिंब हमारे अंदर आ जाता है। तो अनावास हमको उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधे उसका नाम रख देते हैं कि हमारे गांव का भगेलू, हमारे गांव का ये है, या चाहे रमुआ जो चपरासी है वो आ जाता है। कई बार तो ऐसा भी आया है कि मैंने देखा कि 2-3 रचनाओं में एक ही नाम आ गया है। अच्छा, ऐसे भी आ जाता है। जी। तो ये है, देखिए हम कोई भी व्यक्ति चाहे वो रचनाकार हो या ना हो, व्यवस्था से तो प्रभावित होता ही है। अब जिसके पास लिखने की क्षमता है वह उसको अभिव्यक्त करता है इस माध्यम से, और जिसके पास नहीं है वो मौन हो जाता है, कोई बात नहीं। तो एक साहित्यकार का धर्म यह है कि अगर हमारे पास इस तरह की प्रतिभा है, ये तो बताते हैं कि ये जो लेखन कला, काव्य कला, ये अलौकिक देन है। और अगर किसी के पास ये शक्ति है, एक क्षमता है, तो अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि इस अर्थ में किसी भी साहित्यकार को अपनी उस प्रतिभा का बहुत ही सम्मान भी करना चाहिए। जी। सिंघल साहब, अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, और जब हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ राजनीति एक बहुत ही फेवरेट हो रहा है, विषय रहा है। मेरा आशय केवल उससे नहीं है, मतलब मेरा ये कहना है कि हम एक जो व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, व्यंग्य का एक लक्ष्य है कि समाज में यदि कोई विसंगति है या कोई विषमता है, तो उसको प्रकट करता है व्यंग्य। बिल्कुल। तो आपकी जब लेखनी चलती है तो वो क्या चाहती है, अपने पाठकों से क्या अपेक्षा करती है, समाज में जो कुरीतियां हैं उस पर वो क्या प्रहार करती है? हाँ बिल्कुल सर, बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। हाँ देखिए, कोई भी हम व्यंग लिखते हैं, कोई रचना लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आक्रोश रहता है, या मन में कहीं कोई चोट रहती है, या कोई बात हमको ऐसी अच्छी नहीं लगती कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। तो इस विडंबना विसंगति को दूर करने के उद्देश्य से जब हम कोई बात व्यंगात्मक तरीके से कहते हैं, थोड़ा हंसी मजाक के लहजे में कहते हैं, तो वही हास्य व्यंग का रूप ले लेती है। और वो निश्चित है बदलाव लाती है, लोगों के मन को छूती है, मर्म स्पर्शी होती है वो, तो उन पर असर पड़ता है। तो आपकी रचनाओं में किसका ज्यादा रहा है? हाँ, आप किस प्रकार की? मैं भी इसी प्रकार से लिखता रहा हूँ। जैसे एम फॉर मिनी बस एक मैंने लिखी थी, तो उसमें बस का सफर किया तो क्या कठिनाइयाँ आई, किस प्रकार से हमको। जी, उस पर मैंने दिया। तो उसके माध्यम से मतलब जो बसों में कठिनाइयाँ आती हैं वो ना आए, भविष्य में कहीं सुधार हो सके तो भगवान करे सुधार हो जाए। अच्छा। जी। हाँ, मतलब मतलब वहाँ से आपने एक कैरेक्टर लिया आपने। हाँ जी। मतलब मुझे तो लगता है कि कुछ राज शुक्ल का राग दरबारी भी यहीं से शुरू होता है, बस यात्रा से ही कहानी शुरू होती है, ट्रक से शुरू होती है, वो जब सफर करते हैं, यात्रा करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब हम अपना छत्तीसगढ़ का जब हम परिवेश देखते हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे रचनाकार हैं, गिरीश पंकज जी का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने भी व्यंग्य में एक प्रतिमान स्थापित किया है, आप लोग स्वयं बहुत ही उसमें साधनारत हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में व्यंग्य की क्या संभावनाएं हैं, और क्या व्यंग्य में उस प्रकार की लेखनी जो है चल रही है, उस लेखनी से उस ढंग का लिखा जा रहा है? मिश्र जी, आपने बहुत अच्छी बात अपने को यहाँ पर याद दिलाई। अभी सुभाष चंद्र जी ने हिंदी व्यंग्य का इतिहास लिखा है, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों की सूची है। ये बड़े गर्व की बात है। जब हम उस किताब को जब मैंने देखा तो मुझे भी स्वयं पहले इतना नहीं उम्मीद थी कि इतने लोग हैं छत्तीसगढ़ में लिखने वाले व्यंग्य। और एकमात्र जो महिला लेखिका हैं अपने यहाँ, स्नेहलता पाठक जी, उनका उल्लेख तो मुझे लगता है कि पूरे, ठीक है, छत्तीसगढ़ की तो एकमात्र महिला हैं ही, और भी ऐसे लोग हैं
जिनको हम याद कर सकते हैं। जी जी। तो हम अपने छत्तीसगढ़ के परिवेश में आपने कहा तो व्यंग्य की स्थिति बहुत अच्छी है। जी जी, बहुत अच्छी है। एक चीज़ मैं ये करना चाहता था, जैसे आपने कहा कि हमारे जो है व्यंग्य एक दृष्टि होती है। व्यंग्य दृष्टि में अगर व्यक्ति करुणा से शुरू करता है तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जी। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है कि जब हम किसी को श्रद्धांजलि देते हैं तो मात्र 2 मिनट अपने को मौन रहना पड़ता है, लेकिन आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा कि उस 2 मिनट में कितने हास्य की स्थितियां पैदा होती हैं। जी जी, मतलब उसमें अधीरता जो लोगों में दिखती है। केवल 2 मिनट हम जो है मौन की दशा में नहीं रह पाते हैं। और इसी पर वो मेरा एक व्यंग्य संग्रह है, उसका नाम ही मैंने रखा 2 मिनट का मौन। ओह, अच्छा अच्छा। तो हमारे जो है ये न मानकर चलें कि व्यंग्य का उद्देश्य सिर्फ जो है हंसाना ही है, लेकिन गुदगुदाते हुए हंसाते हैं। जी जी, यहाँ पे मतलब आप संवेदना को और संवेदनशील कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। साहित्यकार को तो संवेदनशील होना ही चाहिए, होना चाहिए और होता ही है। जी जी। लेकिन ठीक है, आक्रोश भी होता है। हाँ, जैसे मान लो वीर रस के कविताएं लिखते हैं तो ठीक है, अपने जगह पर है उसके लिए। लेकिन अगर अच्छी रचना, मैं समझता अच्छा व्यंग्य वही है जो हास्य से शुरू होता है, व्यंग्य से यात्रा करे और जो है करुणा पर अगर जाकर समाप्त होता है तो वो समझिए कि सबसे ज़्यादा अच्छा व्यंग्य होता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। जी जी। इस प्रसंग में मुझे अशोक चक्रधर जी की कविता जो बेकार हाथ है वो बार बार याद आती है। जी जी, बहुत याद। इस तरह की चीज़ें हैं, तो हमें इस तरह से करना चाहिए, लिखना चाहिए। ये समझता हूँ। जी, बहुत सुंदर बात कही आपने। और यदि हम अपने व्यंग्य के माध्यम से यदि समाज में जो घट रही यदि मानवीयता है, यदि हम उसको बढ़ाते हैं, बिल्कुल, तो ये प्रयास कहीं ना कहीं सार्थक है, उसकी दिशा सार्थक है। साहित्य तो वही है जिसमें मानवीय मूल्यों का भी मानवीय समावेश, मूल्यों की संरक्षण की गुंजाइश हो, गुंजाइश तभी साहित्य है, वरना बकवास है। जी जी, बकवास कहते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिना विद्या की तो जो बातें वह बकवास ही हुआ करती। बिल्कुल बिल्कुल। सर, मैं एक थोड़ी सी बात करना चाहता था। आपने बर्नार्ड शॉ से शुरू किया था व्यंग्य की, हम अपने यहाँ से क्यों नहीं शुरू करें? हमारे यहाँ जो व्यंग्य लेखन की जो परंपरा है, मैं समझता हूँ कि चारवाक का जो विचार है वहाँ से व्यंग्य दृष्टि शुरू होती है। ठीक है, चारवाक को लेकर के ज़्यादा ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन उनके विचार हमारे लोक जीवन में जिस प्रकार से व्याप्त हैं, तो मुझे लगता है कि हमको हमारे भारतीय का मैंने व्यंग्य साहित्य में वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बर्नार्ड शॉ का जिक्र डॉक्टर साहब मैंने इस संदर्भ में किया कि उनका भारतीय सरोकार ज़्यादा था। ठीक है, भारतीय जीवन मूल्यों से वो बहुत प्रभावित थे। जी हाँ, इसलिए मैंने बर्नार्ड शॉ का जिक्र किया और विश्व साहित्य के दृष्टिकोण से किया मैंने। और निश्चित रूप से हमारी भारतीय साहित्य की जो संपदा है वो काफ़ी समृद्ध है, और उसमें तो बहुत सशक्त हस्ताक्षर हुए हैं। तो सिंघल साहब, जब आप डॉक्टर साहब और हम लोग एक व्यंग्य को लेकर के यहाँ पे जो विमर्श कर रहे हैं, जी जी, उसमें आने वाले समय में आप किस प्रकार की चुनौतियां देख रहे हैं? किस प्रकार के विषयों का आप वो पा रहे हैं कि वो प्रभाव जो आना चाहिए नहीं आ पा रहा है? किस प्रकार का अभाव देख रहे हैं जी जी, जो दूर होना चाहिए? जी, वैसे तो अभी सोशल मीडिया ने भी काफ़ी इसमें पैर जमाए हैं जी, और इसमें लेकिन कई व्यंग्यकार बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं आलोक पुराणिक जी का नाम लेना चाहूँगा। तो उनकी व्यंग्य रचनाएं हमको यूट्यूब पर, फेसबुक में खासकर मिल जाती हैं। फेसबुक पर उनकी रचनाएं आप नियमित पढ़ें। जी जी, तो वो उनकी व्यंग्य दृष्टि सभी समकालीन विषयों को छूते हुए चलती है। जी जी जी। तो इस प्रकार से विषय ढूंढना चाहें तो देखिए कहीं भी मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक विषय था कि और विषय मिल गया। और विषय मिल गया। जी जी। तो उस पर मैंने यही लिखा था कि इस पर नहीं तो इस पर लिख दें, इस पर नहीं तो इस पर लिख दें। तो विषयों के पड़े हैं ढेर, आप लिखिए तो सही। सही बात है, प्रारंभ कीजिए। प्रारंभ कीजिए तो कहीं से अभाव आपको विषयों का मेरी सोच में तो मिश्रा जी नहीं है वैसे। बिल्कुल 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 संजीव जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। प्रेम जन्मेजय का भी जिक्र हम करेंगे तो मेरे ख्याल से उनका भी एक सशक्त लेखनी है डॉक्टर साहब। तो अभी जब आप लोग जिन विषयों पे साधना कर रहे हैं, जिन विषयों पे लिख रहे हैं, उसमें मैंने संजीव जी से भी वही बात की, सिंघल साहब से, कि चुनौतियां क्या हैं
व्यंग्य के क्षेत्र में, व्यंग्य की विधा में आप किस प्रकार का परिवर्तन आते देख रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए सर, व्यंग्य लेखन में अभी जो चुनौतियां हैं वो भाषा को लेकर पहली बात तो यह है, और उसको जो है हास्य के ज़्यादा करीब लाने के प्रयास में उसका स्वरूप बिगड़ता है। फुहड़ता आती है? बिल्कुल, बिगड़ने का मतलब मैं यही कर सकता हूँ कि व्यंग्य जो है बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब व्यंग्य क्या एक धर्म है, उसका एक आदर्श है, और हास्य जो है ना उसको लेकर के आगे चलता है। अगर हम थोड़ी सी चूक करेंगे तो व्यंग्य जो है अपने स्तर से नीचे गिर जाता है। तो ये चीज़ आज देखिए मंचों पर जिस प्रकार के काव्य रचनाएँ हो रही हैं या व्यंग्य पाठ, आपको ध्यान होगा कि एक ज़माना था जब कविताएं मंच पर खूब जमा करती थी। बिल्कुल। व्यंग्यकारों ने कवियों को मंच से ढकेल दिया। ऐसे व्यंग्यकार शरद जोशी, ये आपको केपी सक्सेना जब पहली बार काव्य मंचों पर आए तो कविता जो है, कविता सिर्फ कविता करने वाले लोग किनारे हो गए थे। अच्छा। तो उनकी जो है व्यंग्य शैली थी ना, आज सर मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे करना चाहता हूँ कि बहुत कम उस तरह के दृश्य दिखाई पड़ती है। तो व्यंग्य और हास्य को लोग एक बिल्कुल समझ लेते हैं। जी 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 जी। हाँ, और कभी कभी क्या होता है कि हास्य, व्यंग्य के नाम पर सिर्फ हास्य ही चलता है। हास्य एक चीज है, लेकिन हास्य जो है व्यंग्य नहीं है। हास्य व्यंग्य नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अगर हम केवल हास्य व्यंग्य को आधार देने के लिए हास्य जरूरी है, लेकिन ज़्यादा अगर हास्य देते हैं तो व्यंग्य जो है अपने स्तर से गिर जाता है। स्तर से गिर जाता है। मतलब एक स्तरीय जो लेखन है जी, वो तब तक मतलब उसकी बनावट बने रहना चाहिए जब तक उसमें फुहड़ता ना आ जाए। बिल्कुल, है ना, इस बात का ध्यान रखे लेखक कि उसमें फुहड़ता ना आए, बिल्कुल, ताकि उसका स्तर बना रहे। ठीक बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। इसमें एक बात जो लग रही है सिन्हा साहब कि अभी जो बात कही डॉक्टर साहब ने, उसमें ये जो कई बार शब्दों का संयोजन भी कई बार प्रभावित करता है। हाँ, पाठकों को बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, शब्दों का संयोजन, शब्द से ऐसे इतने महत्वपूर्ण होते हैं जी, कि शब्द से आपको हाथी मिल जाए बिल्कुल, और शब्द से आपको हाथी के तले कुचल दिया जाए। बिल्कुल। तो बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ। तो ये आपकी है कि आप उन शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक पूर्ण विराम लगाने से फर्क आ जाता है, कॉमा लगाने से फर्क आ जाता है। मोटों के लिए सलाह कि रुको मत खाओ, दुबलों के लिए सलाह रुको मत खाओ। जी, तो जरा से एक कॉमा भर से अंतर आ जाता है। तो भाषा निश्चित रूप से प्रभावी होना चाहिए, और किस शब्द का कहाँ पर उचित प्रयोग है वो जरूर पूरा ध्यान रखना चाहिए। वैसे डॉक्टर साहब, आपको ये नहीं लगता कि एक प्रशिक्षण या एक ऐसी स्कूलिंग हो, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप जैसे महाविद्यालय में हैं तो कहीं पे इस प्रकार के केंद्र भी स्थापित होने चाहिए कि वो कम से कम इस बात की स्कूलिंग करें कि भाई हमें किस प्रकार के दृष्टिकोण से लेखन करना चाहिए। बिल्कुल, क्या लगता है आपको? ठीक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि स्तरीय साहित्य लेखन के लिए कुछ मानक तैयार किए जाएं और लेखकों को उस तरह से उनको तराशा जाए जी। क्योंकि अब होता यह है कि छप जाना साहित्य नहीं है, अब साहित्यकार नहीं है जी। किसी की चीज़ें छप जाती हैं तो वो जो है साहित्यकार हो गया, कोई ज़रूरी नहीं। हम लोग इस विधा से जुड़े हुए हैं और देखते हैं कि विद्यार्थी आते हैं पीएचडी करने के लिए, बताते हैं कि हमारी ये चीज़ें छपी हुई हैं और उसमें भाषा की इतनी त्रुटियां होती हैं जी। फिर बाद में उनको लगता है कि यार हम तो पहले से करते आ रहे हैं। तो मैं बताता हूँ कि देखिए वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। उसी प्रकार से साहित्य चिंतन अलग चीज़ है, साहित्य को समझना अलग चीज़ है, साहित्य को लिखना अलग चीज़ है। तो लिखने के लिए अपने को किसी भी काम को आदर्श बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। व्यंग्य का संबंध दिमाग से है, जी जी। हास्य का संबंध दिल से है। जो कोई रचनाकार अगर इस दृष्टि से समझेगा, लिखेगा, तभी वह हास्य भी लिख सकता है और व्यंग्य भी लिख सकता है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत सही कहा आपने डॉक्टर साहब।
लगता है कि घड़ी की सुइयां जो हैं वो रोक रही हैं और मुझे लगता है कि हमें रुकना ही होगा। जी डॉक्टर साहब, और व्यंग्य जो है इसमें हमें सहयोग ही करेगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। तो साथियों, ये रसपूर्ण चर्चा और व्यंग्य के क्या क्या नए प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं, व्यंग्य पे क्या क्या लिखा जा रहा है, व्यंग्य क्या स्वरूप क्या होना चाहिए, इस बात पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दो विषय विशेषज्ञों ने दी आपको, और हम आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि आपको इस चर्चा से बहुत लाभ मिलेगा। आप अपने जीवन में भी व्यंग्य को लेकर के एक दृष्टिकोण बना पाएंगे, और हम फिर नए संस्करण में और अगले साहित्य जगत के पड़ाव में फिर नए मेहमान के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अनुमति। नमस्कार।